चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के पहले इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड स्टडीड अबाउट पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेशन। सेकेंड चैप्टर में फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज फेडरलिज्म, what are the key features of federalism, and third is what makes India a federal country. So these are the three topics we will discuss here. तो पहले हम बात करते हैं फेडरलिज्म है क्या। तो फेडरलिज्म मीन्स इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between central authority and various constituent units. फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, गवर्नमेंट की एक व्यवस्था है जिसमें गवर्नमेंट के पावर का डिवीज़न दो तरीके से है, एक सेंट्रल अथॉरिटी में और दूसरा वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स में। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में। तो फेडरलिज्म जो है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। जो फेडरेशन होती है दैट हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। एक जो गवर्नमेंट होती है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हुज रोल एंड डिसीजंस इज टेकन फॉर द इंटायर कंट्री, और उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स, कुछ ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो पूरे इंटायर कंट्री के लिए लिए जाते हैं, जिसमें सबका कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होता है, पूरे देश का उसमें कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड जो होता है द अदर्स आर द गवर्नमेंट, जो दूसरा गवर्नमेंट है दैट इज द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स या प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स सेम। तो स्टेट जो गवर्नमेंट है ये क्या करते हैं, ये अपने अपने स्टेट्स की अपने अपने जुरिडिक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो फेडरेशन में टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। आगे है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का की फीचर्स क्या है, मतलब फेडरलिज्म की फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में दो से ज़्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। सेकेंड थिंग कि हर एक गवर्नमेंट की अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। जुरिस्डिक्शन मीन्स कि हर एक गवर्नमेंट की, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, इन सारे गवर्नमेंट्स की अपनी अपनी लेजिस्लेशन, अपने अपने एरिया की टैक्सेशन, अपने अपने एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड पॉइंट इज कि जुरिडिक्शन जो है इन सभी एरिया का स्पेसिफाइड है, यानी बता दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन कहाँ तक है, वो अपने जोग्राफिकल एरिया में लेजिस्लेशन को, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करेंगे, लोकल गवर्नमेंट अपने एरिया में फॉलो करेगी। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब का जुरिडिक्शन जो है वो स्पेसिफाइड कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट कि फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फंडामेंटल प्रोविज़न में या किसी भी फंडामेंटल कहीं कोई चेंज करना है, कहीं कोई अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये यूनिलेटरल नहीं होगा, मतलब वन गवर्नमेंट इसे डिसाइड नहीं करेगी। इसके लिए बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज कि कोर्ट को, जो कोर्ट्स होती हैं, सबसे सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट की, देन सेकंड हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो कोर्ट होती है वो इंटरप्रेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कोर्ट का रोल फेडरल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके पावर्स को और कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश को चलाता है,
उनके दोनों के पावर को कोर्ट ही इंटरप्रेट कर सकती है। अगर कोई डिस्प्यूट्स आता है किसी भी दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, कभी कोई डिस्प्यूट आती है तो फाइनली डिसीजन कोर्ट का वैलिड होता है, कोर्ट ही तय करता है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के जो सोर्सेस हैं यानी कि हर एक गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू का जो फॉर्म होगा वो अलग होगा, स्टेट गवर्नमेंट की अलग रेवेन्यू फॉर्म होगी। तो इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियली ऑटोनॉमी। ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी मीन्स कि वो फ्री है अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्टेट्स में एक टैक्सेशन की एक अपना सिस्टम रखने के लिए। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब एवरी टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है अपने अपने रेवेन्यू सोर्सेज के लिए। नेक्स्ट है 7th पॉइंट इज कि द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक क्या कि जो इससे क्या होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, एक तरफ लोकल गवर्नमेंट है, तो इन तीनों गवर्नमेंट की यूनिटी, ये तीनों अपने अपने स्पेसिफाइड एरिया में गवर्नेंस दे रहे हैं, तो इससे देश की यूनिटी जो होती है सेफ गार्ड होती है और प्रमोट होती है। सेकेंड थिंग, वाइल एट द सेम टाइम उसी समय एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। जो कंट्री बहुत बड़ा होता है, जहाँ की डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी और जो भी लैंग्वेज को लेके जो डाइवर्सिटी है, ये सारी डाइवर्सिटीज़, रीजन्स को लेके जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है, क्योंकि हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने अपने स्पेसिफाइड एरिया में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हुए, अपने अपने स्टेट्स को देखते हुए वो वहाँ पे वहाँ की डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है और यूनिटी भी मेंटेन रहती है, जो कि एक ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स है फेडरल गवर्नमेंट का। तो दिस आर द 7 काइंड्स ऑफ की फीचर्स। फर्स्ट इज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड इज एवरी डिफरेंट मतलब जितने भी गवर्नमेंट की टायर्स है वहाँ पे जुरिस्डिक्शन उनकी अपनी अपनी डिसाइडेड है। तीसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन किया हुआ है कि कितना, किसको कहाँ कितना करना है। फोर्थ इज कि फंडामेंटल प्रोविज़न में अगर कोई चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो यूनिलेटरली चेंज नहीं होगा, वहाँ पे सारे गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट की ज़रूरत होगी। कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, इच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। हर एक गवर्नमेंट को ये क्लियर है कि उन्हें सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू उन्हें कैसे डिसाइड करना है और उनकी जो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स है वो वहाँ फुलफिल होती हैं। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और एक आइडियल फेडरल सिस्टम वही होगा, एक आदर्श फेडरल व्यवस्था वही होती है जहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट रहे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्टेट का, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और दोनों के बीच जो है जो एग्रीमेंट है वो आपस में बना रहे। तभी तो जो फेडरल सिस्टम है वो आइडियल तरीके से वर्क करती है। अब है द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर। अब ये बैलेंस कैसे बना रहेगा सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये बैलेंस कैसे बनता है? दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट in which the federation was formed. There are 2 kinds of route through which federation has been formed. अब जो ये बैलेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये फॉर्म होता है। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स। दो तरीके से ये बैलेंस जो ये बैलेंस है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैज़ बी फॉर्म्ड। पहले अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो फेडरेशन है, फेडरेशन में दो तरह की फेडरेशन हो जाते हैं आगे, मतलब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स। फेडरेशन बनाने के 2 तरीके पूरे वर्ल्ड में लिए गए। द फर्स्ट रूट, जो पहला तरीका था, इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जैसे कि यूएसए, अमेरिका में जब
यूएसए जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो वहाँ पे 13 कॉलोनीज थी, जो हमने पढ़ा था 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि फ्रांस ने उन सारी कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट करा लिया था ब्रिटेन से। तो वो सारी कॉलोनीज़ इंडिपेंडेंट होने के बाद तीनों एक साथ मिलके, यानी वो जो छोटे छोटे यूनिट्स थे, छोटे छोटे देश थे, वो सब मिलके एक यूएसए बनाते हैं। तो यहाँ पे द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, वो अपने आप डिसाइड करते हैं एक साथ आने के लिए टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। इस तरह से वो अपने देश की सिक्योरिटी को, वहाँ की सॉवरेनिटी को बना के रखेंगे। और इस तरह की फेडरेशन के फॉर्म को कमिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ आ जाना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस कैटेगरी ऑफ फेडरेशन में ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि इन सभी स्टेट्स को, यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे कि यूएसए में जितने भी जो भी स्टेट्स हैं, उन सब की स्टेट्स हैव इक्वल पावर, उन सब की अपनी अपनी पावर है, एंड आर स्ट्रॉन्ग एज द फेडरल गवर्नमेंट, और वो भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है। यानी कि कंट्री एक हो गई, नेम हो गया यूएसए। यूएसए में जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब एक बैनर मिल गया यूएसए। अब यूएसए के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं जो फ्री हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं, वो अपने अपने तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब सेकेंड जो रूट है, दैट इज अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। अब जो सेकेंड तरीका है, दूसरा तरीका है फेडरेशन फॉर्म का, वो ये है कि पावर का डिवीज़न किनके बीच, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच और नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर का गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे इंडिया में है स्पेन और बेल्जियम का हमने एग्जांपल देखा था कि पावर का डिवीज़न था वहाँ पे। वहाँ की जो सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर था, उन्होंने अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वहाँ के लोकल गवर्नमेंट में, कम्युनिटी गवर्नमेंट में, वहाँ के रीजनल गवर्नमेंट में। तो इस तरह की डिवीज़न ऑफ पावर को यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। होल्डिंग टुगेदर का मतलब होल्ड कर लेना एक साथ। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट्स टेंड टू बी मोर पावरफुल। अच्छा, ये जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। फाइनली अगर कोई प्रॉब्लम आती है स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होता है वही फाइनली एक्सेप्टेबल होता है। तो ये हो गया टू फॉर्म ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर में यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये एग्जाम्पल है। होल्डिंग टुगेदर में जो एग्जाम्पल है वो है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम का। कमिंग टुगेदर में हमने देखा कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो अपने आप डिसाइड कर रहे हैं और एक बिगर यूनिट बनाने के लिए आते हैं ताकि उनकी सॉवरेनिटी और उनकी आइडेंटिटी बनी रहे, जैसे कि यूएसए में हमने देखा था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया जो है ये फेडरल कंट्री कैसे बना, क्या क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से इंडिया यूनियन गवर्नमेंट ना होके एक फेडरल गवर्नमेंट बना। हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अ कंट्री, इट इज़ अ वास्ट कंट्री लाइक विथ सो मैनी लैंग्वेज, रिलीजन एंड रीजन्स। तो यहाँ पे इस तरह के व्हाट आर द पावर शेयरिंग, इन कंट्रीज़ में पावर शेयरिंग कैसे होती है, पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट कैसा है। तो इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इंडिया जब इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इमर्ज्ड हुआ आफ्टर 1947, तो वहाँ पे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि आज़ादी से पहले जितने भी राजा, जैसे लखनऊ के नवाब हो गए, बंगाल के नवाब हो गए, ये सभी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ये सब लोग क्या करते हैं, अपने कंट्री का पार्ट बन जाते हैं। सेवरली प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया
एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और तभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने अपने इंडिया को, ये सारे स्टेट्स उस समय जितने भी मिल गए थे, मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स और सारे प्रोविंसेस थे अपने इंडिया में, वो जब सब मिलके एक कंट्री बनती है इंडिया, तो उनको कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज़ नोन एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स जब कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ था। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, फेडरेशन नहीं कहा गया था, यूनियन कहा गया था। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड, और इंडियन यूनियन तो कहा गया था, लेकिन जो प्रिंसिपल पे काम हो रहा था वो था प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल टर्म यूज नहीं हुआ था, लेकिन जो प्रिंसिपल थे वो फेडरलिज्म के थे। अब आगे क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली, अब हमारे इंडिया में जो टायर ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टायर यूनियन, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन एंड द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बाद में एक 3rd टायर भी आ गया, दैट इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि लोकल गवर्नमेंट। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction। और जैसा कि हमने की फीचर में देखा था कि जो फेडरल कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट की खुद की सेपरेट जुरिस्डिक्शन होती है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और लेजिस्लेशन ये सारा वो खुद ही तय करते हैं। अब हमारे इंडिया में कुछ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड a 3-fold distribution of legislative power between the union government and state government। अब जो पावर है, उन पावर का डिवीज़न, क्योंकि हमारा इंडिया एक फेडरलिज्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट मेंटेन करता है, तो यहाँ पे पावर को कुछ लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं। नेशनल इम्पोर्टेंस वाले सब्जेक्ट जो हैं वो जो है वो उस पर जो काम करेगा वो करेगी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। ये 5 टाइप के एग्जांपल्स हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। इस पे जो भी, क्योंकि नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए, तो इस पर जो डिसीजन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, वो यूनियन लिस्ट में आएगा। ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं और इस पर जो एक्शन है, they are included in the list because we need a uniform policy on this matter। क्योंकि पूरे देश में इन सभी मैटर पे एक पॉलिसी यूज़ करनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म पॉलिसी। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा वो एलोन, अकेला, सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का होगा, यानी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। स्टेट लिस्ट क्या होती है? स्टेट लिस्ट में जो स्टेट की और लोकल इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही इंक्लूड होते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट वो इन सभी एरियाज़ में, पुलिस, कॉमर्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब में वो क्या करती है, लॉ बनाती है। तो ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। फर्स्ट सेंट्रल वाला यूनियन लिस्ट में, सेकंड वाला स्टेट लिस्ट में, थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट आते हैं। एग्जाम्पल एजुकेशन है। एजुकेशन जो है, हालांकि स्टेट हर एक एजुकेशन का, हर एक स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है, तो वो स्टेट अपना अपना एजुकेशन चलाती है, लेकिन जब कॉमन इंटरेस्ट की बात आती है, देश को भी देखना है और राज्य को भी देखना है, तो वहाँ पे क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कंसेंट से डिसीजन लिए जाते हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, तो इन सभी मुद्दों पर, मैरिज जो है शादी ब्याह से रिलेटेड जितने भी लॉ बनते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड, ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके एक साथ इस पे लॉ बना सकते हैं।
अगर लॉ बनाने में कोई कन्फ्लिक्ट आती है तो जो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वही फाइनली एक्सेप्ट किया जाएगा। तो हमने देखा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट हो गई। अब जो चौथी लिस्ट है दैट इज कॉल्ड रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो इन तीनों में नहीं आए, जो बचे खुचे सब्जेक्ट्स है वो रेसिड्यूरी में आ जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कहानी आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होती है, कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी के बाद बनता है। तो वो सब उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो अब जो भी मैटर्स बचे हुए थे वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, और इस पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का ही पावर होता है इन पर लॉ बनाने का, लेजिस्लेट करने का। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टेट्स इंजॉय अच्छा, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। अब इंडियन यूनियन में क्या है, यानी कि अपने देश में क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं सबके आइडेंटिकल पावर, यानी एक जैसे पावर नहीं है। एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न बने हैं वो यहाँ पे इस जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे नहीं चलता है। अगर वहाँ पे कोई प्रोविज़न लाना है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की, जम्मू कश्मीर की, उनसे हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट, जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं हैं वो जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ पे कोई लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। बाकी आप इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके आप खरीद सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविज़न एग्जिस्ट, वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविज़न है जो आपको वहाँ जाके फॉलो करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में हर एक स्टेट्स की एक जैसी आइडेंटिकल स्टेटस नहीं है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ का जो मुद्दा है वो ये है कि दिस आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल, जो बहुत छोटे हैं यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं, और टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और ये बहुत छोटे एरियाज़ है और ये किसी एग्जिस्टिंग एरियाज़ के साथ मर्ज नहीं होना चाहते हैं, तो ये यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। तो दिस एरियाज़ जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और जो दिल्ली है, ये सारे यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं। तो दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट्स। और एक जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वैसे यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट के पास वैसे पावर नहीं होती है। जैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और बाकी उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वैसे होते हैं, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में ऐसा नहीं है। क्यों? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है यूनियन टेरिटरीज में, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट की तरफ से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर। अब क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, यही इनको अपॉइंट करके भेजती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन टेरिटरीज में स्पेशल पावर होता है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि शेयरिंग ऑफ पावर कैसे किया गया, हमने देखा कि लिस्ट बना के किया गया, एक तरफ यूनियन लिस्ट, एक तरफ स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिड्यूसरी लिस्ट। तो ये 4 तरह के लिस्ट बने थे ताकि किसी भी हर एक अपने राज्य को उनका सब्जेक्ट दे दिया गया था और वहीं उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं। और अगर द पार्लियामेंट कैनॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट बना हुआ है पावर ऑफ शेयरिंग का, उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। एनी चेंज, अगर उनको कोई चेंज करना है तो उनको हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स, बोथ दी हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी से वहाँ पे लॉ पास कराना पड़ेगा, तब जाके जो पार्लियामेंट है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर सकती है।
और इसके अलावे सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में ही वहाँ से अप्रूव नहीं कराना पड़ेगा 2/3 मेजॉरिटी से, बल्कि उसके बाद यहाँ के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो अपनी लेजिस्लेचर है, जैसे कि स्टेट ये विधानसभा एंड विधान परिषद, दैट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उन दोनों वहाँ से भी इनको रेटिफाइड कराना पड़ता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट से लेजिस्लेचर से वहाँ से रेटिफाइड कराना होगा, तभी यूनियन गवर्नमेंट, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है। जुडिशरी जो होती है यहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पे वो हमेशा ओवरसी करती रहती है, वो देखती रहती है कि ये सब सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है पावर्स को लेकर के, तो वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे अपना डिसीजन देते हैं। एंड फाइनली कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे कि पोखरन द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, अगर पोखरन में जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे अगर इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट कराना है, कंडक्ट करना है, तो सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज्ड, अगर राजस्थान गवर्नमेंट करती है कि हम आपको नहीं करने देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को न्यूक्लियर पॉलिसी हम यहाँ पे नहीं उनको टेस्टिंग करने देंगे, तो क्या कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग, तो क्या राजस्थान गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिवेंट कर सकती है, रोक सकती है वहाँ पे टेस्टिंग के लिए? नहीं रोक सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें डिफेंस वगैरह के जो मामले होते हैं वो उस पर केवल और केवल अथॉरिटी जो होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। सेकेंड थिंग, द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट, सिक्किम की जो गवर्नमेंट है वो कुछ न्यू टेक्स्ट बुक अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस कराना चाहती है, बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक दिस स्टाइल, लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ये स्टाइल पसंद नहीं आती है, क्योंकि कंटेंट जो है वो बुक का सही नहीं है, क्वालिटेटिव नहीं है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत है उनसे परमिशन लेने की, यूनियन गवर्नमेंट से अपने बुक को लॉन्च करने के लिए? यस, क्योंकि टेक्स्ट बुक करना एजुकेशन का मामला जो है हर एक स्टेट्स का होगा। जो एजुकेशन हमने पढ़ा था यहाँ पे कि कंकरेंट लिस्ट में एक मैटर आता है एजुकेशन का, तो स्टेट्स और स्टेट गवर्नमेंट फ्री है अपने टेक्स्ट बुक लॉन्च करने के लिए, लेकिन अगर उसमें कोई मुद्दा नेशनल इंटरेस्ट का आ जाता है, मतलब पूरे देश के लिए अगर वो कंटेंट उस स्टेट में पढ़ाना कि मतलब वो सही नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट का मैटर आ जाता है, तो वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। और वैसे भी एजुकेशन का जो मैटर है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, जहाँ स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके काम कर सकते हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना अलग से लॉन्च कर सकती है, लेकिन अगर क्वालिटी में, कंटेंट की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट आगे बढ़ के उस इशू को सॉल्व करती है। सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्रा, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव डिफरेंट पॉलिसी ऑन हाउ देयर स्टेट पॉलिसी शुड रिस्पॉन्ड टू द नक्सलाइट। जो नक्सल एरिया होते हैं वहाँ पे, जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है वो वहाँ पे उन सब की अपनी अलग अलग पॉलिसी है। नक्सल जो एक्टिविटीज़ होती है, नक्सलाइट जो एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करने की, तो क्या पीएम ऑफ इंडिया इंटरवेन एंड पास एन ऑर्डर दैट ऑल चीफ मिनिस्टर विल हैव टू ओबे। तो क्या जो पीएम है ये सब अपने अपने स्टेट्स में नक्सल एरियाज़ को डील करते हैं, तो क्या यहाँ पीएम को ज़रूरत है कि वो आगे आके इंटरवेन करे और ऑर्डर पास करे? देखिए, ये एक स्टेट्स का मुद्दा है, लेकिन स्टेट्स का मुद्दा नहीं है, डिफेंस का मुद्दा है। हालांकि हर एक स्टेट्स की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर पीएम को लगता है कि नक्सल वाला जो एरिया है यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, तो वो इसके लिए आगे बढ़ के आती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्रा छत्तीसगढ़ जो है हैज़ फुल राइट, इनको पूरा राइट होता है कि ये अपना लॉ एंड ऑर्डर अपने सिस्टम में, अपने एरियाज़ में मेंटेन करेंगे। लेकिन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम है ये हमारे इंडिया में मोर देन 10 स्टेट्स में है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि इट विल बी बेटर दैन डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट एलोंग विथ यूनियन गवर्नमेंट कम टुगेदर। तो फिर ये दोनों लोग एक साथ आ जाए और मिल के डिसाइड करें कि इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए। तो क्लास आज हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ फेडरलिज्म, key features of federalism, and third is what makes India a federal country, जिसमें हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में शेयरिंग ऑफ पावर और जुडिशरी वगैरह की जो इम्पोर्टेंस थी एक फेडरल गवर्नमेंट में, उसके बारे में हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अपने नए टॉपिक को पढ़ेंगे, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड।